वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 9 देखते हैं। पाठ का नाम है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 8वां पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 19वीं सदी में भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी। दूसरा हम देखेंगे विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आगे हम लोग देखेंगे मुस्लिम समाज एवं सुधार आंदोलन। हम लोग आगे देखेंगे भारतीय समाज पर इन सुधार आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। हम लोग आगे देखेंगे शिक्षा, संस्कृति, साहित्य एवं कला, विज्ञान एवं प्रेस का विकास। आइए हम लोग इसको विस्तार से देख लेते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अनेकों कारकों से भारत में धर्म एवं समाज में परिवर्तन आरंभ हुआ। इसे पुनः जागरण नाम से जाना जाता है। देखिए 19वीं सदी में जो है कि भारत में जो है कि अनेक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार हुए। इन सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः जागरण के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत में सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियाँ आ गई थी। देखिए भारत के सामाजिक जीवन में उस समय अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, दलितों की दुर्दशा, बलि प्रथा, मद्यपान आदि बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ फैल गई थी, जिनके कारण भारतीय समाज का पतन के द्वार पर खड़ा था। जिसके कारण भारतीय समाज कहाँ खड़ा था? पतन के द्वार पर खड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध भारतीयों ने इसमें सुधार लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। ऐसी स्थिति देखा तो कुछ समाज सुधारकों ने, समाज सेवकों ने क्या किया, इससे सुधारने के लिए कुछ आंदोलन प्रारंभ किया। आइए हम लोग देखें तो उनमें से एक थे हमारा कौन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। आइए हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता को क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। इनको सबसे आगे रखा जाता है। उन्हें भारत में सुधार आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है। और इन्हें भारत में जो कि समाज के में जो कि सुधारकों के श्रेणी में सबसे पहले रखा जाता है। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में उनके विचारों का व्यापक प्रभाव था। 19वीं शताब्दी में जो कि ये जो सुझाव दिए थे समाज में, उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखिए समाज सुधारने के लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, बहुत से विचार रखे तथा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने जो कि हमारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया। कौन से समाज का स्थापना किया? ब्रह्म समाज का स्थापना किया। इसके सदस्य शनिवार को सायंकाल एकत्रित होकर उपनिषदों का वाचन करते थे और उन्हें विभिन्न धर्मों के साहित्य को पढ़कर निष्कर्ष निकाला कि सभी, देखिए ये शिक्षा संकेत हैं जो निकाले हैं। आइए देख लेते हैं शिक्षा संकेत में 19वीं सदी के भारतीय सुधार आंदोलनों का अध्ययन करते समय बच्चों को यह बताया कि तत्कालीन परिस्थितियों में इन समाज सुधारकों को रूढ़िवादियों का कितना विरोध झेलना पड़ा था। इससे बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के महत्व समझ जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जब वो समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किए तो जो रूढ़िवादी परंपरा के जनक तो संपोषक थे, वे इनका बहुत विरोध करते थे। उन्हें कई प्रकार की सामाजिक यातनाएं भी दिया जाता था। कभी समाज सुधारकों के कार्यों को बच्चों की समझ की कहानी के रूप में प्रस्तुत करें। हम लोग आगे देख लेते हैं। धर्मों में एकेश्वरवादी अंश समान है। वे मतलब एक धर्म एकेश्वर को मानने के लिए कहते थे। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की
और बांग्ला और फारसी में 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए। देखिए, उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना की और बांग्ला और फारसी में 2 समाचार पत्र भी प्रारंभ किए। उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। सती प्रथा का उन्होंने क्या किया? कड़ा विरोध किया। अब आप कहेंगे सती प्रथा किसे कहा जाता है? तो औरत जो होती है, आदमी के मर जाने पर तो क्या किया था, उसके चिता पर उसको जिंदा जला दिया जाता था, जिससे समाज में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसका उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा विरोध किया। वे विधवा विवाह तथा सभी के लिए शिक्षा के घोर समर्थक थे। वे विधवा को विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करते थे तथा कहते थे कि समाज में सभी को क्या हो? शिक्षा हो। वे जाति प्रथा के कड़े विरोधी थे। वे जाति प्रथा का भी विरोध करते थे। वे संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। वे चाहते थे कि संपूर्ण मानव जाति क्या हो? स्वतंत्र हो। वे एक महान शास्त्री थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। देखिए, वे चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा जो कि भारतीय समाज में फैले, जिससे हमारा समाज क्या हो? शिक्षित हो। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी तथा उनके द्वारा किए गए कई प्रकार के विरोध एवं समाज सुधार प्रयासों के द्वारा विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगा दी और कानून बनाकर सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। और वे कानून बनाए और कहे कि अगर किसी की पत्नी को जो कि जिंदा जलाया जाता है उसके चिता पर पति के, तो क्या होगा? वो अपराध होगा। तथा 1833 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया और वे 1833 ईस्वी में क्या हो गए? मर गए, स्वर्ग सिधार गए। हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में जो कि आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने बताया कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है। वे मानते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, कि मनुष्य को जो ज्ञान मिला हुआ है वे सारा ज्ञान कहाँ है? वेदों में हमारा स्थित है। अतः अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। अतः हमें अज्ञान को दूर कर ज्ञान की तरफ चलना चाहिए। इनका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। इनका लिखा गया प्रमुख ग्रंथ क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज का भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। 39 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया और 39 वर्ष की आयु में क्या हो गया? स्वर्ग सिधार गए। हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। अब आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन का क्या नाम था, तो हम लोग कहेंगे मूल शंकर नाम था। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं स्वराज की बात करने वाले वो पहले भारतीय थे। वे हिंदी भाषा का क्या प्रसार करने वाले वे हमारे पहले भारतीय थे। आर्य समाज के अनुयायी 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। अब आप लोगों से कोई पूछे कि आर्य समाज के अनुयायी कितने सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, तो हम लोग कहेंगे 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। आर्य समाज के अनुयायियों ने बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और आर्य समाज के लोग जो है कि हमारा ब्रह्म समाज की तरह ही बाल विवाह का विरोध किए और विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किए तथा समर्थन किए। अब हम देख लेते हैं आगे। महादेव गोविंद रानाडे एवं प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानाडे ये क्या किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना की। पहले हम देख लेते हैं। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर सन 1867 ईस्वी के बम्बई में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर रानाडे ने 1867 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस समाज के कार्यक्रमों में राधा कृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जैसे नेताओं का सक्रिय योगदान रहा। हम लोग इसमें देख लेते हैं। प्रार्थना समाज ने स्त्रियों के उद्धार के लिए कार्य किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में राणा डे ने समाज की जागृति में शिक्षा को प्रमुख बताते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। वे चाहते थे कि स्त्री शिक्षा भी क्या करे, स्त्री भी पढ़े और शिक्षा प्राप्त करे। जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता का विरोध किया एवं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए। वे जाति प्रथा तथा छुआछूत का क्या करते थे, विरोध करते थे तथा समाज में हिंदू मुस्लिम एक बनकर रहे इसका प्रयास किए। निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला। वे जो छोटे जाति की कन्याएं थी उनके लिए भी स्कूल करके वे पढ़ सकें। हम लोग आगे देख लेते हैं। 1884 ईस्वी में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ये पूछता 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पूछता है। डेक्कन सोसाइटी की स्थापना कौन किया और कब की, तो 1884 में किया गया था, जिसके माध्यम से एक विद्यालय खोला जो कालांतर में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रार्थना समाज का समर्थन किया तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने भी 1905 ईस्वी में हमारा प्रार्थना समाज का समर्थन किया। हम लोग आगे देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले एवं सत्यशोधक समाज। बंगाल एवं बम्बई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। देखिए, कई जगह समाज में चलाए जा रहे समाज सुधारक कार्यक्रमों से प्रभावित होकर ज्योतिबा फूले ने भी मुंबई में अपना क्या किया, समाज सुधार के लिए एक समाज सत्यशोधक समाज का स्थापना किया एवं इसके माध्यम से उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला। और इस सुधार उन्होंने क्या किया, जो दलित छोटे जाति के लड़कियां थी उनके लिए स्कूल खोला। छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया। और उन्होंने क्या किया, छुआछूत ऊंच नीच का विरोध करते हुए उन्होंने जन जन में आंदोलन चलाया, उसे जागरूक किया, जिससे समाज में वह दलितों की समस्याओं से अवगत कराने में सफल रहे। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया और विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किए और इसमें सहयोग भी किया। आगे देख लेते हैं। उनके प्रयासों से ही कालांतर में जगन्नाथ सेठ और भाऊदाजी जैसे समाज सुधारकों का भी उन्हें सक्रिय योगदान मिला। हम आगे देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और क्या किए थे, किस समाज की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। आइए हम देख लेते हैं। 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। रामकृष्ण परमहंस का जन्म सन 1836 में बंगाल के हुगली जिले में हुआ। वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे तथा उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता को स्वीकार किया। वे देखते इसमें क्या किए, भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया। देखिए, स्वामी विवेकानंद क्या किए, भारतीय संस्कृति को महान बताया और वे मूर्ति पूजा को सही भी बताया। हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वामी कृष्णानंद परमहंस ने से उस समय सभी सुधार प्रभावित थे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस से क्या थे, सभी समाज सुधारक प्रभावित थे। उनके उपदेशों और शिक्षाओं को जन जन समान तक पहुँचाने का कार्य उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया। देखिए, उनके जो उपदेश थे तथा शिक्षाओं को सभी लोगों तक पहुँचाने का कार्य कौन किया, उनके शिष्य परम शिष्य कहिए स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 में बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। और देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 ईस्वी में कहाँ हुआ था, बंगाल के परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके बचपन का क्या नाम था, नरेंद्र नाम था। ज्ञान की खोज में ही वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और वे सच्ची ज्ञान की खोज में वो किससे मिले, रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे प्रभावित होकर सन 1857 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण परमहंस से वे प्रभावित होकर अपने गुरु के नाम पे क्या किया, 1897 ईस्वी में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। हम लोग आगे देखें तो इस मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज का सेवा करना था। आगे हम लोग देख लेते हैं। मिशन ने बाढ़, अकाल, प्राकृतिक विपदाओं एवं महामारियों के समाज में अनेक राहत कार्य किए एवं अनेक शिक्षा संस्थान भी खोलने का काम किया। आगे हम रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों व पूजा पद्धतियों को आदर भाव से देखा तथा सभी की आस्थाओं का सम्मान किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को जागृत करने के लिए गरीबी दूर करने के प्रयासों पर बल दिया। वे भारतीय समाज को जागृत करने के लिए गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास भी किए। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेशों में भी इनका प्रचार किया। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जो भारतीय संस्कृति क्या किया, विश्व की सर्वोच्च संस्कृति बताया और इसका प्रसार वे विदेशों में भी किए। हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश का सबसे बड़ी ताकत मानते थे। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो है कि हमारे युवा को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। वे मानते थे कि हमारे युवा देश की सबसे बड़ी ताकत। उन्होंने भूखे को भोजन, अज्ञानी को ज्ञान एवं निर्धन को प्रेम पूर्वक सहायता करने का ही सबसे बड़ी पूजा माना। वे क्या माने? भूखों को भोजन देना, अज्ञानी को ज्ञान देना, निर्धन को प्रेम पूर्वक सहायता करना ही वे सबसे बड़ी पूजा माना। हम लोग आगे देख लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी एवं श्रीमती एनी बेसेंट, हम लोग इनके बारे में देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल अर्काल्ट ने अमेरिका में की थी। इनका मुख्य कार्यालय मद्रास, चेन्नई के निकट डायर में बनाया गया तथा 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी सदस्य बनी तथा 1800 देखिए श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है कि 1889 में इसकी सदस्य बनी और तथा 1893 में भारत आने के बाद इस कार्य करने लगी तथा 1893 में जो भारत आई तो इस पर क्या करने लगी, काम करने लगी तथा 1907 में वे इस सोसाइटी के अध्यक्ष बनी तथा 1960 ईस्वी में क्या बनी, इस सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। उन्होंने भारतीय वेद, पुराण एवं दर्शन, साहित्य आदि का गहन अध्ययन किया और भारतीयों को उनकी संस्कृति की महानता को समझाते हुए पुनः जागृत करने का प्रयास किया। देखिए, वे यहाँ आए तो भारतीय वेद, पुराण, सब कई प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का क्या किया, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और वे मानती थी कि भारतीय संस्कृति ही क्या है, महान है और उसी के आधार पर लोगों को क्या किया, जागृत किया। उन्होंने भगवत गीता व अन्य धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाओं पर अनेक लेख लिखे और उन्होंने क्या किया, भगवत गीता तथा अन्य कई प्रकार के धार्मिक ग्रंथों जो कि संस्कृत और हिंदी में लिखे गए थे उनको क्या किया, अंग्रेजी में उनका अनुवाद कर दिया। थियोसोफिकल सोसाइटी ने हिंदू धार्मिक पद्धतियों पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर भारत में बौद्धिक जागरण का कार्य किया। आगे हम देख रहे हैं। सन 1858 में थियोसोफिकल सोसाइटी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी ने ही जो कि 1898 ईस्वी में जो कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए विधवा एवं प्रत्यक्तकों को स्थिति के सुधार हेतु उन्होंने अनेक प्रयास किए तथा बाल विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया। इस समाज सुधारकों के अतिरिक्त ईश्वर से विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, नारायण आदि भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय सहयोग दिए। हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हिंदू हो गया, अब हम लोग मुस्लिम समाज सुधार देख लेते हैं। मुस्लिम समाज में भी अनेक कुरीतियाँ विद्यमान थीं। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए एवं समाज में जागृत लाने के अनेक मुस्लिम बुद्धिजीवियों एवं विद्वानों ने प्रयास किए। देखिए, जिस तरह हमारे हिंदू समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में भी अनेक सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी। उन्हें दूर करने के लिए मुस्लिम
बुद्धिजीवियों मतलब मुस्लिम समाज सुधारकों ने अनेक प्रयास किए। इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक थे नवाब अब्दुल लतीफ़ ने सन 1863 में कलकत्ता में मुस्लिम साहित्य सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को शिक्षित करने हेतु प्रचार प्रसार किया एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रयास किया। देखिए, अब्दुल लतीफ़ ने जो कि 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम साहित्य सभा की स्थापना की, वे इस माध्यम से मुसलमानों को क्या करना चाहते थे, शिक्षित करना चाहते थे तथा हिंदू एकता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इसी क्रम में एक प्रमुख नाम सैयद अहमद खां का है और इसी क्रम में किसका नाम है, सैयद अहमद खां भी हमारे हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया तथा बहुपत्नी प्रथा एवं भागवादिता को दूर करने का प्रयास किया। और देखिए, इन्होंने भी मुसलमान को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए और आधुनिक शिक्षा पर वे बल दिए कि मुस्लिम जो कि आधुनिक शिक्षा सीखें, जो पश्चिमी शिक्षा था, तथा बहुपत्नी मतलब कई विवाह करने का भी विरोध किया। सर सैयद अहमद खां को कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, सैयद अहमद खां को जो है कि जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उनको विरोध का सामना करना पड़ा, उनके सामने ये लोग विरोध करने लगे, किंतु उन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों को निकट लाने के लिए हर संभव प्रयास किए और वे हिंदू और अंग्रेजों को एक दूसरे से मिलाने के लिए बहुत प्रयास किए। सन 1864 में उन्होंने एक अनुवाद समिति की स्थापना की जो विज्ञान तथा अन्य विषयों को अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद का कार्य करती थी। हम लोग आगे देख लेते हैं। सन 1877 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जहां अंग्रेजी माध्यम से कला एवं विज्ञान विषयों को पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने इस कॉलेज के विकास में सहयोग दिया तथा यहाँ कई शिक्षक इंग्लैंड से पढ़ाने के लिए आए। देखिए, इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए अंग्रेज भी भरपूर सहयोग किए और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश से भी यहाँ आए। कालांतर में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया और बाद में यह क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इस पूरे घटनाक्रम को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसे किसे जाना जाता है, किस नाम से, अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश के अधिकांश मुसलमानों ने इस कॉलेज को भरपूर सहयोग दिया और पूरे देश के जो मुसलमान थे वे इस कॉलेज के विकास के लिए अपना हर संभव प्रयास किए और हर संभव सहयोग भी किए। सर सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। वे भी जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता का क्या किए, समर्थन किए, किंतु कालांतर में वे पूर्णतः अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे और समय बीतता गया तो क्या हुआ, उन पर अंग्रेजों का प्रभाव आ गया। उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया तथा कुरान के अध्ययन पर जोर दिया। वे क्या किए, वे दास प्रथा का विरोध किए और कहा कि ये इस्लाम के क्या है विरुद्ध, किसी को दास बनाना इस्लाम के विरुद्ध है। और वे कुरान के अध्ययन को पर क्या किए, बल दिए कि सभी लोगों को कुरान का अध्ययन करना चाहिए। अपने विचारों को उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन कर समाज के सामने प्रस्तुत किया। अब हम आगे देख लेते हैं। पारसी एवं सिखों के सुधारक आंदोलन। जिस तरह से हमारा हिंदू और मुस्लिम में अनेक समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, इसी तरह हमारे पारसियों और सिखों में भी अनेक समाज सुधारक आंदोलन हुए। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। इसमें जो कि दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदुनजी ने उन्होंने मिलकर राष्ट्र गुफ्फार नामक पत्रिका निकाली। दोनों ही नेताओं ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया एवं कन्या शिक्षा पर अधिक बल दिया। पाश्चात्य शिक्षा व सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर सिखों ने भी अपने संप्रदायों और समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। सिखों के गुरुद्वारे पुरोहित व महंतों के कब्जे में हो गए थे। और देखिए, सिखों के गुरुद्वारे कहाँ पुरोहित और महंतों के कब्जे में हो गए थे, जिन्हें वे अपनी निजी संपत्ति समझने लगे थे, जिन्हें वे क्या समझते ये हमारा निजी संपत्ति है। इसलिए महंतों से गुरुद्वारे को मुक्त कराने के लिए शिरोमणि
गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और अकाली दल ने मिलकर आंदोलन चलाया और गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समाज को सौंपने की मांग की। शांतिपूर्ण ढंग से चलाए गए इस आंदोलन को जन समुदाय ने भी सहयोग किया। सभी के संयुक्त प्रयासों से सन 1925 में एक कानून बना, जिसके अनुसार गुरुद्वारों के संचालन का भार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सौंप दिया गया। देखिए 1925 ईस्वी में कानून बना, जिसमें गुरुद्वारों को कौन चलाएगा? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति चलाएगा। आगे हम देखते हैं भारतीय समाज पर इन आंदोलनों का प्रभाव देखते हैं। आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, साहित्य के अध्ययन से लोगों में रुचि। देखिए जब आधुनिक शिक्षा फैला तो इन लोगों में भारतीय समाज में अध्ययन के प्रति रुचि जगी। देश में स्कूल कॉलेजों की संख्या बढ़ गई, महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, सती प्रथा, बाल विवाह, प्रजा प्रथा आदि की कमी आई, शिक्षा का विकास हुआ। सभी सुधारकों द्वारा वेदों के पुनः अध्ययन एवं संस्कृति के गौरव ज्ञान से भारतीयों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के भावना को और मजबूती प्रदान की। इन सुधार आंदोलनों ने पूरे देश में एक नई जागृति फैली और सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। हम लोग देखते हैं शिक्षा, साहित्य एवं कला एवं ज्ञान विज्ञान का विकास। भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का अध्ययन आप पूर्व में कर चुके हैं। यहाँ हम व्यक्तिगत प्रयासों का अध्ययन करेंगे। आइए हम देख लेते हैं इसमें। धनाभाव के कारण प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला, जिससे 20वीं सदी के आरंभ में भारत के अधिकांश गांव प्राथमिक स्कूल नहीं थे। परिणामस्वरूप देश के अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। शिक्षा के केंद्रों एवं नीतियों पर ब्रिटिश प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय सुधारकों ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। वाराणसी एवं अहमदाबाद में विद्यापीठों की एवं अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। हम आगे देख लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय तथा रविंद्र ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। आगे देख लेते हैं संस्कृति। सभी सुधारक आंदोलकों के माध्यम से सुधारकों ने भारतीय संस्कृति के महत्व की व्याख्या की तथा वेदों के ज्ञान को अनिवार्य बताया। परिणामस्वरूप भारतीयों के हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति नव चेतना का विकास देखिए। सभी समाज सुधारकों ने भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म को और वेदों धर्म पुराणों को पढ़ने के लिए अनिवार्य किया तथा उन्होंने बताया कि हमारा संस्कृति कितना महान है। इससे क्या हुआ? सभी भारतीयों के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति चेतना जगा और राष्ट्रीयता का विकास हुआ। साहित्य एवं कला देख लेते हैं। 19वीं सदी के भारत में अनेक भाषाओं का साहित्यिक विकास हुआ। इसमें जहाँ पहले अधिकांश साहित्यिक धार्मिक विषयों से प्रेरित थे, वहीं इस समय में पद्य के साथ गद्य की स्थापना मिला। देखिए उस समय पद्य के साथ गद्य को भी स्थान मिल गया। उपन्यास, लघु कथा, नाटक तथा निबंध जैसी नई शैलियों का विकास हुआ। उपन्यास, लघु कथा, नाटक, निबंध जैसी अनेक विधाओं का विकास हुआ। साहित्य की इन शैलियों एवं काव्य में मुख्यतः मानवतावादी विषय ही थे। उनका संबंध साधारण लोगों के जीवन, संघर्ष एवं उनकी समस्याओं से ही संबंधित था। इस समय लिखी गई रचनाओं व साहित्य में देश प्रेम, राष्ट्रीयता के भावना को सशक्त करने का काम किया। क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित साहित्य ने सुधारवादी विचारकों का प्रचार प्रसार किया, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तेलुगु के गुरजादा अप्पा राव, मराठी के हरिया आर्टे, इन्होंने कई प्रकार के समाज सुधारक आंदोलन का कार्य किया। हम लोग आगे देख लेते हैं। साहित्य जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि बंगाल के महान लेखक बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय उपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम एवं रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण मन अधिनायक रहा है। ये गीत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकारे गए। इकबाल द्वारा सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की गई। सन 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को
जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, जो सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे हम देख लेते हैं विज्ञान का विकास। अनेक सुधारकों ने विज्ञान के विकास से ही देश की प्रगति को बताया, इसलिए उन्होंने विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया एवं अनेक वैज्ञानिक संस्थाएं स्थापित की। हम आगे देख लेते हैं प्रेस का विकास। किसी भी सुधार आंदोलनों के विचार को जन सामान्य तक पहुंचाने का सही कार्य प्रेस के माध्यम से होता है। देखिए, किसी प्रकार के सामाजिक वैचारिक आंदोलन हो रहा है, उसको सभी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? माध्यम कौन है? हमारा प्रेस ही है, समाचार पत्र है। इन्हीं के द्वारा जो कि सभी प्रकार के विचार जो कि लोगों तक पहुंचते हैं। आरंभ में प्रेस समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर अंग्रेजों का ही सर्वस्व रहा। देखिए, शुरू में तो क्या इन समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर अंग्रेज का ही वर्चस्व था। वे जो कहते थे वहीं इस पर छपता था। किंतु 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों द्वारा राष्ट्र भावना को प्रबल करने के विचार से सुधारकों ने अनेक निजी समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिन समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास करने का प्रयास किया जा रहा था। उनके संपादकों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिए थे, किंतु फिर भी इस समय अनेक समाचार पत्रों ने भारतीय की मांगों, शिकायतों और उनकी दुर्दशा को खोलकर चित्रण किया था तथा स्वतंत्रता की भावनाओं को अधिक सशक्त किया था। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। द हिंदू, द इंडियन मिरर, आगे देख लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, हिंदू प्रकाशन, ये आदि प्रमुख समाचार पत्रिकाएं हैं। 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के सकारात्मक परिणामों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए हम लोग अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? पिछले हम बता चुके हैं कौन किया था, राजा राम मोहन राय। इसमें सही कौन है? ग होगा, राजा राम मोहन राय। हम लोग दूसरा देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? इसमें क 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। हमारे यही जो सही है, पहला ही सही हम लोग। तीसरा है मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? नवाब अब्दुल लतीफ़ ने, जो कि इसमें हमारा कौन सा सही है? घ सही है, सर सैयद अहमद खान ने। हम लोग आगे देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? जो कि हमारे इसमें कौन सही है? ग बंकिम चट्टोपाध्याय ने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। हम लोग आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, यहाँ कब रहेगा? सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास कराया था। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। सन खाली स्थान ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी, तो 1884 में। हम बताएं ऊपर, ज्योतिबा फुले ने किसके उत्थान के लिए कार्य किए थे? तो दलितों के उत्थान के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नामक अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। कौन सा ग्रंथ प्रकाशित किया? इसमें जो कि हमारा सत्यार्थ भराएगा, सत्यार्थ। रामकृष्ण अगला है, पांचवा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना में की थी। इसका स्थापना जो कि कब किया गया था? 1897 ईस्वी में हुआ था। हम लोग
प्यारे बच्चों, लघुत्तरी इसकी या प्रश्न उत्तर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।